हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम आर्डोस को देखते हैं। आर्डोस ने काफ़ी बेरहमी से सभी वॉरियर्स का सिर धड़ से अलग कर दिया होता है। पोसाइडन आर्डोस को वहाँ पर देखकर बोलते हैं कि आर्डोस, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ आर्डोस को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आर्डोस एकदम से बोलता है कि ये बहुत अच्छी फाइट थी। मुझे पता है कि ये एल्डर गॉड पोसाइडन का टीम था, पर मुझे इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आखिरकार इन्होंने मेरा वार्म अप करवा दिया। कम से कम मैं इतना तो इसे कह ही सकता हूँ। इस चीज़ के लिए तुम लोगों का शुक्रिया और रेस्ट इन पीस। और अब वक्त आ चुका है कि तुम असली वॉरियर्स को देखो, जो कि अलग अलग मल्टीवर्स से यहाँ पर आए हैं। वैसे उन सभी टीमों को भी मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके लिए पहले से ही एक टीम को कम कर दिया है। आर्डोस को वहाँ पर देखकर कैस्टियल बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर अभी क्या देख रहा हूँ। वो शख्स क्या वो आर्डोस है? क्या आर्डोस अभी भी जिंदा है? एकोबेल, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? क्या तुम भी उस चीज़ को देख पा रहे हो जिस चीज़ को मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ से? आखिर आर्डोस जिंदा कैसे हो सकता है? ये सच कैसे हो सकता है? एकोबेल, क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? नहीं, ज़रा रुको। तुमने ऐसा नहीं किया होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते एकोबेल। एकोबेल एकदम से बोलता है कि आर्डोस, आखिर तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम हम में से एक नहीं बन पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर्कस का जोकर बनने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे प्यारे कमज़ोर छोटे भाई। एकोबेल इस वक्त बैटलफील्ड के बीच में खड़ा होता है। आर्डोस एकदम से हंसते हुए बोलता है कि एकोबेल, मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो। हम दोनों के मिले हुए आखिर कितना समय बीत चुका है? शायद 1 मिलियन ईयर या फिर 2 मिलियन ईयर। पर इतने सारे साल गुजरने के बावजूद तुम्हारी ज़बान अभी भी नहीं बदली है। मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि मेरी मौजूदगी से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस टूर्नामेंट में मौजूद रहूँगा। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मैं सर्कस का जोकर बन जाऊँगा? वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि तुम मेरे लिए ऐसा सोचते हो। शायद तुम दोनों इस बात को भूल चुके हो कि मैं पहले तुम दोनों की तरह इतना ज़्यादा लकी नहीं था। मैं इतना ज़्यादा लकी नहीं था कि मैं आर्च एंजल बन जाऊँ। मैं कभी भी ज़ूस का फेवरेट नहीं था। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये सुना है कि एल्डर गॉड बनने के बाद तुमने अपना मल्टीवर्स बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा एक बेवकूफ़ बेटा भी है। इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ बड़े भाई। तुम दोनों तो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए थे। इसके बावजूद तुम मुझसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? मेरे पास उस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे कि मैं अपने लाइफ को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना पाता। जवाब में एकोबेल बोलता है कि तुम इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि तुम कमज़ोर थे, और तुमने इस चीज़ को दोबारा साबित कर दिया ज़ूस का लैपटॉप बनकर। और रही बात मेरी बेटे की, मेरा बेटा एक आर्च एंजल है, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए ये कितना ज़्यादा शर्म की बात होगी जब तुम इतने लोगों के सामने अपने ही भतीजे के हाथों से मारे जाओगे। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी इस साइलेंस को तोड़ते हुए आर्डोस बोलता है कि मैं तुम्हारी बताई हुई उस चीज़ को आगे जाकर देख लूँगा, पर मैं एक बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरे भतीजे को ये फैमिली सीक्रेट्स के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, खास करके उसके फादर की असलियत। तुम तो यही उम्मीद कर सकते हो कि ये सब कुछ जानने से पहले वो मुझे मार दे। आर्डोस का ये सेंटेंस खत्म होते ही एकोबेल एकदम से ज़ूस की तरफ देखते हुए बोलता है कि और तुम भी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा नीचे गिर जाओगे। अब तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल गया रहेगा कि आखिर हम तुम्हें क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं। आखिर हम क्यों नहीं चाहते कि तुम एल्डर गॉड का लीडर बनो। तुम हमेशा ही इस तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हो। हाँ, इस वक्त मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ ज़ूस। एकोबेल के इस क्वेश्चन के जवाब में ज़ूस एकदम से हंसने लग जाता है। ज़ूस हंसते हुए बोलता है कि इस तरीके के टैक्टिक्स, हाँ, मुझे नहीं पता एल्डर गॉड कि आखिर तुम इस वक्त किस बारे में बात कर रहे हो। ये टूर्नामेंट हम एल्डर गॉड्स के बीच के क्रिएशन की है, जिसका मतलब ये है कि आर्डोस मेरा क्रिएशन है, और इसीलिए ही आर्डोस मेरे तरफ से लड़ रहा है। तुम और कैस्टियल तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम दोनों भी आफ्टर ऑल मेरे ही क्रिएशन हो। पर इसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की,
पर चाहे जो कुछ भी हो, इसी के साथ राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है और इस राउंड का विनर है एल्डर गॉड ज़ूस, जिसका साफ मतलब यह है कि एल्डर गॉड पोसाइडन अब ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। ज़ूस के इसी सेंटेंस के साथ राउंड 2 खत्म हो जाता है और एल्डर गॉड पोसाइडन के चेहरे पर हमें थोड़ी बहुत निराशा साफ देखने मिलती है। एकदम से हम आर्डोस को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड को छोड़ते हुए जा रहा होता है। आर्डोस बोलता है कि ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मेरे छोड़े गए इन कचरों को साफ कर देता हूँ मैं पहले। वो कटे हुए सिर और बॉडीज, अगर वो इसी तरीके से यहाँ पर पड़े रहे तो नेक्स्ट टीम के लिए ये अच्छा नहीं होगा और साथ ही में बैटलफील्ड भी दिखने में खराब लगेगा। क्या आखिर ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो सब लोग आखिर कहाँ पर गए? क्या इस काम को ज़ूस ने किया या फिर ये किसी तरीके का मैजिक हो सकता है? पर आखिर उन्होंने बॉडीज को क्यों हटाया? मैं साफ वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस के निशान को देख सकता हूँ। आर्डोस ने इतना सोचा ही होता है कि तभी ज़ूस एकदम से बोलता है कि आर्डोस, जल्दी से वहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा राउंड खत्म हो चुका है। जवाब में आर्डोस बोलता है कि सॉरी ज़ूस। इतना बोलते ही आर्डोस एकदम से बैटलफील्ड को छोड़ते हुए गायब हो जाता है। आर्डोस के जाते ही ज़ूस एकदम से बोलता है कि सेम चीज तुम्हें भी फॉलो करना है एल्डर गॉड एकोबेल, जल्दी से वहाँ से इसी वक्त निकल जाओ, नहीं तो तुम इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे और इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है इंस्टेंट इरेजर तुम्हारे लिए। ज़ूस के इतना बोलती एकोबेल ज़ूस को देखकर कुछ भी नहीं बोलता और ज़ूस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एकदम से गायब हो जाता है। इस सारे फैमिली ड्रामा को दूर से एक बड़े स्क्रीन पर ओमनी डेविल वेजिटो और ड्रैगन गॉड पिकोलो भी देख रहे होते हैं। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि ये ज़ूस तो सही में एक खतरनाक शख्स है। अब हमें समझ में आ रहा है कि सभी लोग इसे क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं, पर मैं इस चीज को भी देख सकता हूँ कि इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर वही है। इवन कि कैस्टियल और उसका भाई भी उससे डरते हैं और अगर कैस्टियल मुझे बना सकता है, इसका मतलब यह है कि ज़ूस और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को क्रिएट कर सकता है। जवाब में ड्रैगन गॉड पिकोलो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी खुश नहीं हो। मुझे लगता है कि तुमने जो ट्रेनिंग को स्किप किया है तुम्हें उसका रिग्रेट हो रहा है। अगर हम लास्ट मोमेंट में उस ट्रेनिंग को स्किप नहीं करते तो हम उतने ज़्यादा पावरफुल इस वक्त बन जाते जितने ज़्यादा पावरफुल हम आने वाले समय में होते। ये आर्डोस ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने उस चीज़ को 1 सेकंड से भी कम समय में करके दिखाया जिसे तुम कोटेन और जिरिन घंटों से कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये पहली बार है वेजिटो, आखिरकार तुमसे भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से मिल चुके हो। जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि हरे इंसान आखिर तुम किसकी तरफ हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं वहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था? जितना मैं अपने आप को जानता हूँ उससे भी ज्यादा तुम मुझे जानते हो पिकोलो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं सभी चीजों को एक साथ नहीं दिखा देता। मैं तो उस बेकार से टूर्नामेंट को बिल्डअप दे रहा था, हाइप बना रहा था। तुम ये मत भूलना कि मैं हाफ गोकू हूँ। अगर मैं अपनी सारी ताकत को एक ही बार में दिखा देता ना तो शायद वो स्टेज ही नहीं बचता। इतने में ओमनी डेविल वेजिटो और ड्रैगन गॉड पिकोलो को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। जैसे ही वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं उन्हें वहाँ पर क्रोनोआ दिखती है। टाइम की चुड़ैल क्रोनोआ बोलती है कि आखिरकार हम दोबारा मिल चुके हैं वेजिटो। तुम्हें ज़ूस के फाइटर्स से इस तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत दिखने में खतरनाक लगते हैं पर ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ये फाइटर्स उतने ही ज़्यादा ओल्ड है जितना कि वो बुढ़ा है, क्योंकि जब भी कोई फाइटर इतने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा हो उस फाइटर के ऊपर स्टडी किया जाता है और जब भी किसी वॉरियर के ऊपर स्टडी और रिसर्च किया जाता है तभी बाहर निकल के आती है उसकी लाखों कमजोरियां। मैं तुम्हें इन हर एक वॉरियर की कमजोरियां बता सकती हूँ। इस बात को सुनकर ओमनी डेविल वेजिटो और ड्रैगन गॉड पिकोलो दोनों ही हैरान रह जाते हैं और इतना होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। एकदम से हम एक शख्स को बाहर आते हुए देखते हैं। गोजिटा बाहर आते हुए बोलता है कि आखिरकार मुझे खुले हवा में आने का मौका मिला, तो क्या हम यहाँ पर लड़ने वाले हैं? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अगली बारी हमारी है लड़ने की। मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फील कर पा रहा हूँ। आखिरकार अब वक्त आ चुका है कि मैं इन चूहों को ये दिखाऊं कि इन्हें आखिर किससे डरना चाहिए। गोजिटा हमेशा की तरह काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। गोजिटा ने इतना बोला ही होता है कि तभी एकदम से ज़ूस बोलता है कि तुम सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये शो चलते रहना चाहिए और अब राउंड 3 स्टार्ट होने वाला है और राउंड 3 होगा एल्डर गॉड एरीज वर्सेस एल्डर गॉड हेरा। ज़ूस के इतना बोलते ही एरीज और हेरा एकदम से तैयार हो जाते हैं। तभी इसके दूसरे ही पेजेस में हमें एरीज का एक वॉरियर देखने मिलता है और साथ ही में इसके बालों का रंग बिल्कुल सुपर सैयन की तरह होता है।
इसका स्किन कलर ग्रीन होता है और इस शख्स का नाम होता है ब्लंका। ब्लंका एकदम से बोलता है कि अब वक्त आ चुका है इस टूर्नामेंट में एंटर करने का। ब्लंका का एक और टीम मेंबर होता है जिसके भी आंखों का कलर येलो होता है पर इसके बालों का रंग व्हाइट होता है और इस वॉरियर का नाम होता है कॉय। ब्लंका के राइट साइड में हमें एक और वॉरियर देखने मिलता है। इसका एक ही आंख हमें दिख रहा होता है और जो आंख हमें दिख रहा है उसका कलर होता है रेड। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बालों का रंग भी लाल होता है और इस वॉरियर का नाम होता है रॉट। रॉट के बाद हमें एक और वॉरियर देखने मिलता है। इसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, इसकी आंखों का कलर भी येलो होता है और इस वॉरियर का नाम होता है टेल। इन वॉरियर्स को देखने के बाद गॉड किलर कोचिटा बोलता है कि ये तो काफी अजीब लोगों की एक टोली लग रही है, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम हमारा गेम खेले। क्या मैंने सही कहा बॉयज? गोजिटा के पीछे हमें गॉड किलर गोहान, गॉड किलर वीकू और गॉड किलर गोकू देखने मिलता है। गॉड किलर गोकू एरीज के मल्टीवर्स के वॉरियर्स को देखकर बोलता है कि तो क्या यही वो बेस्ट वॉरियर्स है एरीज के यूनिवर्स की तरफ से? इस टूर्नामेंट के ये लोग मेरा पहला शिकार बनने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई इस लायक हो कि वो मेरे फ्यूजन के काम आ सके। मुझे इन सब में से ताकतवर को ढूंढना होगा। गॉड किलर गोकू के इतना बोलती हम गॉड किलर गोहान को देखते हैं। गॉड किलर गोहान एकदम से अपना भारी भरकम कपड़ा उतार के फेंक देता है। इतना करते ही गॉड किलर गोहान बोलता है कि इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद अब वक्त आ चुका है इन सबको ये दिखाने का कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। मुझे बहुत अच्छे से देखना डैड। शायद यही वो ताकत थी जिसे आप भी चाहते थे कि मैं अचीव करूं। आखिरकार मैंने उस चीज को अचीव कर लिया है। पेन विडेल, मेरा इंतजार करना। गोहान का ये सेंटेंस खत्म होते ही जूस एकदम से बोलता है कि अब शुरू करो। गॉड किलर गोजिटा बोलता है कि क्या तुम लोग तैयार हो बॉयज? दूसरी तरफ टीम एरीज के मेंबर्स बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम इन बच्चों को ये दिखाएं कि यहाँ पर चीजें कौन चलाता है। जूस के उस लाइटनिंग को देखते ही एकदम से ब्लंका बोलता है कि तो क्या यही जूस का लाइटनिंग है? चलो अब ये देखते हैं कि ये कितना सारा ताकतवर है। का के इतना बोलते ही ब्लंका एकदम से जूस के बनाए हुए लाइट को कंट्रोल करने लग जाता है। एकदम से ब्लंका उस लाइटनिंग को वीकू की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर गॉड किलर गोहान बोलता है कि वीकू नहीं। एकदम से वो लाइट वीकू की तरफ जाने लग जाती है, जिसके वजह से वीकू का चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ जाता है। इस चीज को देखकर वीकू बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? वीकू के इसी सेंटेंस के साथ एकदम से हमें एक जबरदस्त धमाका देखने मिलता है। वहां पर इतने तेज और जबरदस्त धमाके के बावजूद गॉड किलर्स इस धमाके से बच जाते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले गॉड किलर कोचिटा देखने मिलता है। गॉड किलर कोचिटा बोलता है कि जरा तुम इसे देखो, अब मैं इसे कहता हूँ पावर। इस हरे इंसान के ऊपर तुम लोग नजर रखना। तभी हम इसके दूसरे ही पल रॉट को देखते हैं। रॉट एकदम से बोलता है कि गॉड किलर्स क्या बेकार के क्रीचर्स है, पर अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोगों को ये दिखाऊं कि बेरहमी क्या होती है। गॉड किलर्स, अब तुम्हें तुम्हारा किलर मिल चुका है। क्या बोलते ही हम देखते हैं कि रॉट एकदम से कोचिटा की तरफ काफी तेजी से जाने लग जाता है। रॉट की इस तेजी को देखकर कोचिटा भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। एकदम से हम इसके दूसरे ही पल देखते हैं कि कोचिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्ट्रा फॉर्म में, जिसके वजह से ये मांगा स्टार्ट हुई थी। कोचिटा बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही थी। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रॉट एक पावरफुल अटैक लैंड कर देता है कोचिटा के ऊपर, पर कोचिटा काफ़ी मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर देता है। जैसे ही कोचिटा उस अटैक को डॉज करता है वैसे ही कोचिटा बोलता है कि वाटर। हम देखते हैं कि रॉट के उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा होता है और इसी हाई प्रेशर वाटर का इस्तेमाल करके वो किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है। कोचिटा खामे में हाँ बनाते हुए बोलता है कि एक वाटर एबिलिटीज़ हाँ, पर अगर तुम्हें ये लगता है कि ये चीज़ मुझे दिक्कत दे सकती है तो शायद तुम रॉन्ग एनीमे में आए हो। इतना बोलते ही कोचिटा एकदम से मल्टी कलर खामे में हाँ शूट कर देता है रॉट के ऊपर। इस खामे हाँ में रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट लाइट होते हैं, बल्कि रॉट एकदम से बोलता है कि टाइडल डिफेंस। रॉट के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा वेव आ जाता है, जो कि काफ़ी आसानी से कोचिटा के बनाए हुए खामे हाँ वेव को रोक देता है। इस चीज़ को देखकर कोचिटा भी इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लंका को देखते हैं। ब्लंका बोलता है कि जूस का वो थंडर, बिल्कुल मैंने जैसा सोचा था जूस बिल्कुल वैसे ही है, उतने ही ज़्यादा पावरफुल।
शायद मैं इलेक्ट्रिसिटी के हर एक फॉर्म को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे भी कंट्रोल कर पाऊँगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनके टीम का एक मेंबर ख़त्म हो चुका है और तुम लोग मुझे इस चीज़ के लिए थैंक्स कह सकते हो बाद में। ब्लंका के इतना बोलते ही ब्लंका किसी चीज़ को नोटिस करता है। इस चीज़ को नोटिस करते ही ब्लंका एकदम से बोलता है कि ग्राउंड हिल रहा है, आखिर ये किस तरीके की एनर्जी बाहर आ रही है। तभी हमें ब्लंका के सामने धूल हटते हुए दिखता है। उस धूल के अंदर से हमें एक हल्की परछाई दिखती है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वीकू होता है, जो कि काफ़ी आराम से डोनट खा रहा होता है। वीकू बोलता है कि मुझे तुम्हारी उस अटैक से थोड़ी बहुत खुदकुली हो रही थी। उस अटैक ने ऑलमोस्ट मेरे डोनट को जला दिया था। अगर तुमने ऐसा जानबूझकर किया तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली है, पर अभी के लिए तुम वो ले सकते हो जो कि कुछ देर पहले तुमने मुझे दिया था, थोड़े बहुत इंटरेस्ट के साथ ऑफ कोर्स। वीकू के इतना बोलते वीकू एकदम से उस इलेक्ट्रिसिटी को ब्लंका की तरफ फेंक देता है, जिस चीज़ को देखकर ब्लंका बोलता है कि क्या वो थंडर और लाइटनिंग दोनों को ही कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ये अटैक ब्लंका को हिट करता है वैसे ही हम देखते हैं कि ब्लंका की बॉडी चलने लग जाती है। यहाँ पर वीकू ने ऑलमोस्ट अपना काम खत्म कर ही दिया होता है कि तभी हम दूसरी तरफ गॉड किलर गोकू को देखते हैं। गॉड किलर गोकू के सामने स्वॉर्डमैन होता है। इसकी स्वॉर्ड को देखकर गोकू बोलता है कि बहुत अच्छा स्वॉर्ड है। मैं एक पर्पल कलर वाले बच्चे को जानता था जो कि इसका इस्तेमाल किया करता था, पर मुझे पता है कि ये वेपन्स पूरी तरीके से यूज़लेस है, जिसका मतलब ये है कि तुम जैसे वॉरियर को हराने के लिए मुझे ज़्यादा ताकत की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जवाब में कोई बोलता है कि ये तुम्हारा लाइफ है, जिसका मतलब है कि मौत भी तुम ही चुनोगे। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर एक बात याद रखना, रिजल्ट सेम ही होगा। कोई के इतना बोलते हम देखते हैं कि गोकू एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गॉड किलर गोकू के सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होती गॉड किलर गोकू बोलता है कि बस अब बहुत बातें हो गई, मैंने इस चीज़ को इससे पहले भी किया है। गॉड किलर गोकू के इतना बोलते ही गॉड किलर गोकू एकदम से अपने फिंगर के ऊपर सारी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। गॉड किलर गोकू के इतना करते हम देखते हैं कि कोई एकदम से गॉड किलर गोकू की तरफ आने लग जाता है, पर कोई की रफ्तार और पावर को देखकर गॉड किलर गोकू किसी चीज़ को समझ जाता है, जिसके वजह से गॉड किलर गोकू हैरान रह जाता है। एकदम से कोई अपना अटैक चला देता है गॉड किलर गोकू के ऊपर, पर गॉड किलर गोकू उस अटैक को रोकने के बजाय उस अटैक को काफ़ी मुश्किल से डॉज कर देता है। इतना करते ही गॉड किलर गोकू बोलता है कि आखिर ये क्या था, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है इस शख्स के साथ। ये स्वॉर्ड, ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, आखिर इसने इस स्वॉर्ड के साथ अभी अभी क्या किया। जवाब में कोई बोलता है कि देखने से तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें रिग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है। गॉड किलर गोकू एक वॉरियर को देखता है जो कि ज़मीन के ऊपर मरा पड़ा है। इसे देखकर गॉड किलर गोकू बोलता है कि क्या वेजिटा। स्वॉर्ड ने उस डायमेंशन को ओपन कर दिया होता है जो कि गोकू के दिमाग के अंदर है, और ये वही डायमेंशन होता है जहाँ पर गोकू ने वेजिटा का मर्डर किया होता है। वेजिटा को देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। दूसरी तरफ कोई को मौका मिल जाता है गोकू के ऊपर हमला करने का, और एकदम से गोकू के पीछे आकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। कोई ने सीधा अपने तलवार से वार किया होता है गोकू के सिर के ऊपर। कोई का एक ही अटैक खाते ही गोकू की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है और गोकू जाकर एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, जिसके वजह से हमें एक ज़ोरदार धमाका देखने मिलता है वहाँ पर। वहीं पर दूसरी तरफ हमें टेल देखने मिलता है, जो कि लगातार अटैक्स के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है गॉड किलर गोहान के ऊपर, पर गोहान काफ़ी आसानी से टेल्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। गोहान इन अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि सबसे कमज़ोर से लड़ने का मौका मुझे मिला है, शायद ये बच्चा गलत जगह पर पहुंच चुका है। तभी टेल एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कोई भी गलत जगह पर नहीं पहुंचा हूँ, मैं अपने टीम को यहाँ पर निराश नहीं करूँगा। इतना बोलते ही टेल के अंदर से एक रेड एनर्जी बाहर आने लग जाती है। एकदम से एक रेड ऑरा आकर टेल को पूरी तरीके से घेर लेता है। इस पावर को देखकर गोहान भी सोच में पड़ जाता है, पर तभी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एकदम से क्रेटोस, अकुमा, असुरा और डूम स्लेयर को देखते हैं, जो कि भूख के पॉड में पड़े हुए होते हैं। वहाँ पर हमें एक जाने माने शख्स का पैर भी दिखता है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रा वेजिटो होता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम लोगों का स्वागत है, तुम अब अल्ट्रा वेजिटो के नए शिकार बन चुके हो। अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आखिर बैटलफील्ड से बॉडीज़ कैसे गायब हुई।
तो क्या हमारा वेजिटो इस तरीके से टूर्नामेंट को जीतेगा, इसे हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।